आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, विद्युत का क्वेश्चन आंसर, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। ये मैंने पढ़ाने के समय कहा भी था कि बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, है ना। विद्युत परिपथ से काफी सवाल आते हैं। विद्युत परिपथ मतलब क्या है, सर्किट। सर्किट वर्ड ज्यादा याद रहता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट का मतलब क्या होता है, देखिए आंसर्स वहां भी है, मैं आसान भाषा में समझा भी रहा हूं, दोनों चीज समझते रहिए। एक क्लोज्ड फिगर को हम लोग सर्किट बोलते हैं। क्लोज मतलब समझते हैं बंद। जैसे मान के चलो, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि एक सर्किट बनाने के लिए कम से कम किन चीजों की जरूरत है, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत सर्किट की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या कहोगे कि सर एक तार दे दीजिए, है ना। तार चाहिए ना, बिना तार के बन सकता है क्या। तो एक तार चाहिए यानी कि माध्यम। इसके अलावा अगर मान लो मुझे एक बल्ब के साथ बनाना है, तो एक बल्ब दे दो और एक बैटरी दे दो। मतलब बैटरी मतलब विद्युत का कोई भी सोर्स, इन तीनों से काम हो जाएगा ना। लेकिन मैंने उसमें बोला था कि अगर हम स्विच ना लगाए तो सर्किट हमेशा चालू रहेगा, है कि नहीं। तो मुझे बताओ, अगर मैं एक तार लगा दूं, इसके बीच में बल्ब लगा दूं, यहाँ एक बैटरी भी लगा दूं और इसको कनेक्ट ना करूं, क्या ये सर्किट चलेगा। क्या इसको हम सर्किट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। ये सर्किट या परिपथ तब तक नहीं होगा जब तक कि ये कनेक्ट ना हो जाए, बंद ना हो। इसलिए मैंने क्या हुआ था, बंद फिगर। देखिए क्या परिभाषा दी है, किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को, है ना। बंद पथ मतलब पूरा क्लोज्ड को क्या हम बोलते हैं, विद्युत परिपथ, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक सर्किट। और याद रखिएगा ये सवाल कई बार और पूछा जाता है कि एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कम से कम किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले एक माध्यम। माध्यम में मैंने तार लिखा है, लेकिन तार ही माध्यम नहीं होता है, हो सकता है कोई मेटल रॉड यूज कर लो आप। अब मान लो लोहे का रॉड ही लगा देंगे, सेफ्टी पिन लगा दोगे तो भी तो एक माध्यम हो जाएगा ना। तो मतलब कोई एक माध्यम होना चाहिए। जनरली आप तार लिख सकते हो। इसके अलावा कोई भी एक चीज, मान लो बल्ब जलाना तो बल्ब, पंखा चलाना पंखा, जिसको आपको ऑपरेट करना। इसके अलावा एक सोर्स माध्यम, बैटरी या इलेक्ट्रिक सोर्स, मान लो बिजली चलाओगे तो बिजली चाहिए, बैटरी चलाओगे तो बैटरी चाहिए। कोई ना कोई एक सोर्स होना चाहिए, किसका, विद्युत का। और एक स्विच भी लिखेंगे, क्योंकि स्विच के बिना हम सर्किट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम इन 4 चीजों से मिलकर एक सर्किट बनता है। इसके अलावा ए मीटर, वोल्ट मीटर, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मेजर करने का टूल है वो, सर्किट का टूल नहीं है। पहला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। अब देखिए आपको ये भी समझ में आएगा कि हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उससे कितने क्वेश्चन हम लोग बना पा रहे हैं। क्या लिखा है, विद्युत धारा का मात्रक। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर होता है, सबको पता है ना, कोई नया कुछ नहीं है। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और एक एम्पियर को हमने पूरा डिस्कस भी किया था कि 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड होता है। ये सारे पूछे जाने वाले सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को परिचलित किए। हमने एक फॉर्मूला किया था, एक बार याद है, Q = NE, याद है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश इतना होता है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है। ये ऐसे लिखा गया, 10⁻⁻19 कूलम है ये। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल आवेश बटा 1 इलेक्ट्रॉन का मास, ये हमने किस फॉर्मूला से बनाया है, Q = NE से, है ना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो N = क्या हो जाएगा, Q/E। तो देखो Q क्या है, कुल आवेश, और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना। मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन आएगा, देखो पहले यहीं पे दिया गया है, तो बस इसको अब सॉल्व कर लेना है। और ये कैलकुलेशन जो हम लोग याद करते हैं ना, 6.2 × 10⁻18, ये यहीं से आया है। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश जो आप लोग निकाल भी सकते हो इस फॉर्मूला से। सिंपली जब इसको डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन यही आएगा, जिसको हम रटते हैं। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये 1 इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या इतनी होती है जो यहाँ से आया है, Q/NE करके फॉर्मूला से निकाल लोगे आसानी से, ठीक। जहाँ दिक्कत हो मुझे बताते रहिएगा, आज आप बीच में क्वेश्चन से इंटरप्ट कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो। क्या है अगला क्वेश्चन, उस युक्ति का नाम लिखिए
जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। विभवांतर क्या था बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने याद है मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें बैटरी का मैंने एग्जांपल दिया था कि जब तक बैटरी के दो सिरे नहीं होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तब तक उनके विभव का अंतर पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वही चीजें देखो यहाँ पे लिखा होगा, आवश्यक नियुक्ति सेल या सेलों से बनी बैटरी यह विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। क्यों? क्योंकि सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही उनके विभवांतर होता है, उनके विभव का अंतर है। ठीक है, तो वहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदु के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। अब देखो हम लोगों ने 1 वोल्ट की परिभाषा पढ़ी थी ना, वही चीज ये पूछ लिया कि बताओ 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। यही पूछ रहा है ना, तात्पर्य क्या है कि दो बिंदु के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि 1 वोल्ट को परिभाषित करिए उसमें, है ना, 1 वोल्ट के बारे में बताइए। तो 1 वोल्ट क्या होता था? वोल्ट की परिभाषा हमने देखी थी ना, याद है ये वाला? देखिए क्या लिखा है, जब हम कहते हैं कि दो बिंदु के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, इसका तात्पर्य यह है कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा? 1 कूलम अपन 1 जूल, यहाँ पे V अपन W/Q वैल्यू रखिए 6 × 1 यानी कि 6 जूल। अगर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर मान लीजिए हमारी बैटरी 6 वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट की बैटरी पे बताया गया, आप जितने वोल्ट की बैटरी लोगे उतना चेंज हो जाएगा। अगर 3 वोल्ट की बैटरी लोगी तो 3 जूल हो जाएगा, 2 वोल्ट की लोगी तो 2 हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मूला यही है VQ, W/Q, यहाँ से V निकाल लीजिए, VQ निकल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं आएगा जितना आपने पढ़ा है। हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको कुछ भी बाहर से नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन तो मैंने बोला था कि ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या क्या हमने डिस्कस किया था? देखिए चालक की प्रकृति, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मैंने सब एग्जाम्पल के साथ बताया था। कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है? ट्रैफिक वाला, है ना, याद है ना कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 एरिया के, है ना, अनुप्रस्थ काट के। टेम्परेचर का अगर लंबाई है, प्रकृति नेचर के है, उसके अनुपस्थित भी होता है। तो ये सारी चीजें देखो एग्जाम में ना ये के साथ अगर ऐसे लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि ये साइन बताता है कि बच्चों को पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके समानुपाती है, विपरीत है ना। तो ये चीजें भी बताओ, अगर ऐसा लिखते हो तो इन चीजों को बनाओ एग्जाम में कि इसका रिलेशन क्या है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A होता है। पूरे के पूरे नंबर टीचर देगा आपको, काटेगा नहीं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ कोई भी सिलेबस क्वेश्चन रेंज के बाहर है क्या? अभी तक तो नहीं है, न्यूमेरिकल आएगी तो देखते हैं। समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? क्यों? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला। एक तार है पतला और एक तार है मोटा, तो हमने क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पता नहीं, लेकिन आप ऐसे सोचो, हमको पता है कि R होता है 1/A के बराबर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया, या एरिया से रिलेशन करो, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब इसमें दो तार दिया है ना, एक मोटा और एक पतला, तो जब मोटा होगा तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? रेजिस्टेंस घट जाएगा ना। जब तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा ना, और जब तार पतला होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि हम जानते हैं कि किसी चालक का तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होगा। कुछ भी बाहर है क्या? बस एक रिलेशन याद रखना है, इसलिए मैंने इस रिलेशन पे जोड़ दिया था। इसको याद रखिएगा कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A का। अगर आपको पता है, देखिए आप क्वेश्चन इसको चेंज किया जा सकता है, हो सकता है एग्जाम में इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे, पतला मोटा की तुलना में कुछ और दे दे। लेकिन अगर आपको ये चीजें रिलेशन पता है, क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन क्या है? आसानी के सेम टू सेम क्वेश्चन ही दे देगा आपको। क्वेश्चन के वैल्यू को बदल सकता है, लेकिन लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हमारा क्या पता है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद क्या दिया है? मान लीजिए
कि किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। देखिए इसने क्या कहा कि दो सिरों के बीच का विभवांतर है, अगर मान लीजिए जो पहले का विभवांतर था उसको घटा के आधा कर दिए, लेकिन तब भी उसका प्रतिरोध नहीं बदला, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह गया, तो इस से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। अब मुझे बताइए विभवांतर कब कांस्टेंट होगा, जब वोल्टेज, आपको पता है कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा। हम जानते हैं कि नियत प्रतिरोध पे किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, अतः विभवांतर को घटाकर आधा कर देने पर विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। ये रिलेशन यही ना बताता है, समानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर घटाओगे तो घटेगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। अगर उसने कहा कि हम उसको आधा कर दिए तो रिजल्ट भी आधा हो गया, उसको दुगना कर देगा तो रिजल्ट भी दुगना हो जाएगा। बस इसमें कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर जिसका रिलेशन समानुपाती है, अगर वो बढ़ा रहा है क्वेश्चन में तो आप भी बढ़ा दो, 4 गुना कर रहा है तो आप भी आंसर 4 गुना डाल दो, आधा कर रहा है तो आप भी आधा कर दो, कोई चीज़ नहीं करना है। अगर उल्टा होता तो आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, अगर मान लो ये सोचो अगर विद्युत क्रमानुपाती होता तो क्या होता, उल्टा होता। फिर नहीं, अगर ये आधा कर रहा है तो रिजल्ट दोगुना हो जाता, 2 गुना बढ़ जाता ना, 2 टाइम्स, क्योंकि रिजल्ट 2 टाइम घटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो समानुपाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत टोस्टरो तथा वैद्युत स्टीरियो। मैंने जब एग्जांपल दिया था ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम लोगों ने वहाँ पे एक फॉर्मूला बोला था ना, H = I² RT, H = VIT, पढ़े थे ना लास्ट में। वहाँ पे जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हमने देखा था उष्मा का, तो उसी के आधार पे एक क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या समझाया था लास्ट में कि जो नकारात्मक चीज़ है उसको सकारात्मक चीज़ में बदले कॉइल बना के। नंबर ऑफ कॉइल्स की बात हम लोगों ने की थी ना, जैसे हीटर का एलिमेंट है, क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाते हैं तो हीट ज़्यादा होता है। देखिए इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, वैद्युत टोस्टर। टोस्टर का मतलब होता है जिसमें ब्रेड सेकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मूवी सीरियल्स में एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसके अंदर ब्रेड डालते हैं, कुछ देर में पक के अपने आप बाहर निकल जाता है, टोस्टर बोलते हैं उसको। तथा कहाँ गया, हाँ, विद्युत इस्त्री प्रेस के तापन अवयव शुद्ध धातु को न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्यों। अब सोचिए इसने पूछा कि जो हीटिंग जितना भी डिवाइस है जो बहुत गर्मी देने वाला है वो प्योर धातु का नहीं बनता है, मिश्र धातु का बनता है। ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है कि कोई भी प्योर धातु ऊष्मा का सुचालक होता है बहुत अच्छा, और वो बहुत, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट समझते हो ना, पिघलने वाला पॉइंट। देखिए किसी भी मेटल या नॉन मेटल में हम लोग 2 ही बात करते हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट की और एक बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट होता है उबलना, तो वो लिक्विड का होता है। धातु का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब पिघलने का पॉइंट, पिघलने का बिंदु। अब सोचो अगर हम लोहा, कॉपर, इन सब चीज़ों को यूज करेंगे, ज़्यादा हीट करेंगे, पिघलना शुरू हो जाएगा, नहीं लूज हो जाएगा, उससे कर पाएंगे क्या प्रेस हम? टोस्टर में करेंगे वही पिघल कर नीचे आ जाएगा। तो हम वहाँ पे ऐसे धातु का प्रयोग करेंगे जो ऊष्मा का सुचालक तो हो लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता हो, और वो होते हैं सेमिलॉइड, मतलब ना जो मेटल है ना नॉन मेटल है, मेटोलाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या बताया है, लिखा है उसी चीज़ को यहाँ उन्होंने आंसर लिखा होगा कि देखिए यहाँ पे इसका गलनांक अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गलनांक। इसका गलनांक होता है अधिक, इसीलिए नाइक्रोम देखो क्या, निकेल है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फिर ऐसे आयरन है, इन सबको मिला के बनाया गया है, और उसके बाद वो उसका गलनांक बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो पिघलता नहीं है। इसीलिए इन सब में क्या करते हैं, मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं ताकि वो पिघले नहीं, है ना। ये कॉमन आंसर है, कोई भी हीटिंग एलिमेंट मिल जाए, चाहे आयरन हो, चाहे हीटर हो, चाहे टेस्टर हो, वहाँ इसका आंसर आप यही लिखोगे, क्योंकि वो उसका गलनांक अधिक होता है इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है, बस। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, एक और चीज़ है ऑक्सीडेशन। चूंकि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, धातु का ऑक्सीकरण भी हो जाता है। जब आप हीट करोगे ना तो उसमें क्या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी हो जाएगी, जो मेटोलाइट्स में नहीं होता। अब ऑक्सीकरण कर होगा तो बहुत सारे में जंग लगने की प्रक्रिया होगी, नीचे आ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वो चीज़ें आपका क्या मेटोलाइट्स नहीं करता है मिश्र धातु। इसीलिए यानी 2 रीजन आप बता सकते हो, एक ऑक्सीकरण और एक गलनांक, ये 2 फैक्टर बता सकते हो।
देखिए एक और चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चा, आप लोग का बोर्ड है इसलिए मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस का आंसर मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपसे यही सवाल 1 नंबर में पूछा जाए तो आप 1 पॉइंट देके भी काम चला सकते हैं, लेकिन यही सवाल अगर आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको डिस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। नहीं, अगर 1 नंबर में बोल दे कि विद्युत परिपथ क्या होता है तो आप 1 लाइन में लिख सकते हो, भाई किसी बंद अवयव तार के इन सामान्य से हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं 3 नंबर में पूछ लूँ तो क्या करोगे, लिखोगे, उसका फिगर बनाओगे, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, तब जाके 3 नंबर कोई देगा ना। तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने आप लोग की कॉपी देखी है टेस्ट की, मुझे पता है मन से नहीं लिखते, लेकिन फिर भी आप लोग आए टाइम कुछ भी भरते हो। दूसरी चीज़, आप लोगों का लिखने का तरीका बहुत गलत है। क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स का 2 लाइन में खत्म हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, उसमें 10 लाइन लिख के जाते हो, क्या मतलब है? अगर 1 नंबर का क्वेश्चन में आप 10 लाइन लिखोगे तो क्या आपको 10 नंबर देगा? वो आपके समय की बर्बादी है ना। 1 नंबर के क्वेश्चन में हमको 1 से 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब मेन पॉइंट लिखना है। और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ 5-6 लाइन से कम भी नहीं लिखना है, तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो ये मार्क्स का बड़ा वेटेज है, मार्क्स को ध्यान रख के ही पेपर बनाइए, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर तालिका 12.2, वो शायद बुक का होगा। आयरन, Fe तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे 2 कंपेयर किया गया, आयरन और मरकरी, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें अच्छा चालक कौन होगा, बताइए। मरकरी आपको ऐसे भी पता है उसका यूज क्या करते हैं, मरकरी सुचालक नहीं होता, वो ऊष्मा का ठीक ठाक चालक होता है। अदरवाइज उसका आयरन से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। मरकरी का यूज कहाँ करते हैं, थर्मामीटर में। अब सोचो मेटल कंडक्टर होता तो वो ग्लास ही ब्लास्ट कर जाता है ना, वो बस ऊष्मा का सुचालक होता है, वो भी बैड कंडक्टर होता है। इसीलिए बस जितना टेम्परेचर जबरदस्ती देते हैं तब जाके वो ऊपर उठता है। लेकिन लोहे के साथ वो चीज़ नहीं है, अगर लोहा तुरंत गर्म हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। जबकि देखते हो हम लोग थर्मामीटर लगाते हैं बॉडी में तो थोड़ी देर बाद वो उसका पारा के नीचे गिर जाता है ना। इसका मतलब वो सुचालक अच्छा नहीं है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। जबरदस्ती उसको हीट करते हैं तब जाके वो बढ़ता है। इसीलिए उसका आंसर क्या होगा, आयरन Hg से यानी कि मरकरी से अच्छा सुचालक होता है। एक चीज यहाँ पे। इसके बाद क्या पूछा है, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ है, आपको पता ही है चांदी। चांदी जो होता है वह सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, सबसे चालक होता है। कोई दिक्कत? अब ये धीरे धीरे अब लॉन्ग टाइप के हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना, शॉर्ट टाइप की। अब क्या दिया है, किसी विद्युत परिपथ की अवस्था आरेख। अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। अवस्था आरेख खींचिए जिनमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की एक बैटरी, एक 5 एम्पीयर का प्रतिरोध, एक 8, एक 12 का एक प्लग कुंजी से निगम, एक सर्किट बनाने के लिए कहा था। मैंने उस दिन आपको एक सर्किट बनाना सिखाया था कि सर्किट कैसे बनाते हैं। क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि तार बनाइए। अब बुक्स में आंसर क्या दिया, डजंट मैटर। सबसे पहले क्या करिए, एक तार बनाइए, ठीक है। तार का सिंबल कैसा होता है, सीधा। क्या बोल रहा है, 2 वोल्ट की 3 सेल की बैटरी। तो मैंने याद है आपको, मैंने 3 वोल्ट का एग्जांपल भी दिया था, 3 ही सेल वाला। ये पहला सेल, ठीक है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। इसको भी जोड़ देंगे हम लोग ताकि कनेक्टेड रहे। 3 वोल्ट हो गया, तो ये देखो ये 2 हो गया, 2 वोल्ट गुना 3 यानी कि 6 वोल्ट, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है? वहाँ आपको लिखना पड़ेगा जब आप बनाएंगे तब। 2 वोल्ट की 3 बैटरी हो गई, टोटल 6 वोल्ट है। या आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, 6 वोल्ट को लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो हमने बैटरी बना लिया, तार बना लिया। अब ये क्या बोल रहा है, प्रतिरोधक 3 रेजिस्टेंस का यूज किया गया एक प्लग कुंजी में। तो चलो ठीक है, ए मीटर वोल्ट मीटर लगाने के लिए कुछ कहा नहीं है, आपकी इच्छा है तब लगा दो, अदरवाइज मत लगाओ। जो क्वेश्चन में पूछ रहा वही लगाओ। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। एक कितना बोला है इसने, 5 ओम, 5 ओम का मान लो। ये क्या बोल रहा है, 8 ओम का, और एक 12 ओम का। 12 ओम का लगा दिया, ठीक है। और इसको जोड़ दो और यहीं पे एक प्लग कुंजी लगा दो, स्विच, काम खत्म। इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। और सोचो कम से कम 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 से कम का क्वेश्चन नहीं आता। इसमें ये टफ है क्या, बस खत्म। और कुछ बोलने के लिए एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। इसने क्या बोला, बस एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो गया संयोजित। श्रेणी क्रम कहा था तो श्रेणी क्रम में बना दिया, अगर पैरेलल कहा होता तो समांतर में करते अभी।
कोई दिक्कत है इसमें? बना लोगे ना सर्किट? श्रेणी क्रम का कोई तो कोई, बस बैटरी तार से शुरुआत करिए, लगा के जोड़ दीजिए और बीच में एक स्विच डाल दीजिए, काम खत्म। देखिए आंसर तो दिया ही होगा। देखिए अलग कुछ है क्या? कुछ नहीं, बस यहाँ पे आई दिखाया मैंने, मैं भी भूल गया, करंट बस दिखा दीजिएगा यार उससे, अदरवाइज कुछ नहीं, सेम चीज़ है। अब देखिए, अब आप लोग पेन थोड़ा चलाते रहिएगा, है ना, अब अपना पेन उन चलाते रहिएगा। क्या दिया है? प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए। अभी जो हमने परिपथ खींचा था ये वाला, ठीक है, ये वाला फिगर है ना, दोबारा खींचिए, मतलब इसी क्वेश्चन के ऊपर वो बात कर रहा है, ठीक है। अभी जल्दी बना लीजिए। तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर तथा 12 वोल्ट के प्रतिरोधक के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के क्या पाठ्यांक होंगे? देखिए इस क्वेश्चंस में इसने 2 बात कहा। एक कि इसको मेजर करने के लिए 12 वोल्ट और हो गया सबका फिगर। देखिए अब ध्यान से सुनिए, समझिए सवाल को। अगर बोलिएगा तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, अगर नोट करने में दिक्कत आ रहा हो तो, लेकिन कोशिश करिएगा रफली जहाँ देखते रहे, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि करंट को मेजर करना है के लिए ए मीटर लगाना है। तो ए मीटर हम कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ए मीटर लगा दीजिए। तथा 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट देखो यहाँ पे है, उसके लिए क्या निकालना है? वोल्ट मीटर लगाना है। और आपको पता है वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल, है ना। तो क्या करो, अगर मान लो कोई बच्चा किया ऐसे लगा दिया वोल्ट मीटर ना, वो हो जाएगा गड़बड़। हमको वोल्ट मीटर किसके लिए लगाना है? इसके लिए, समझ रहे हो ना। 12 वोल्ट के लिए कह रहा है वोल्ट मीटर लगाने के लिए। तो 12 वोल्ट सिर्फ यहाँ पे है ना, 12 ओम सॉरी, तो हम तीनों के लिए लगा सकते हैं क्या? हमको इसको मेजर करने के लिए कह रहा है वो 12 ओम के लिए, तो हम लोग 12 वोल्ट मीटर जो लगाएंगे सिर्फ इसके लिए लगाएंगे। और वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगता है? समांतर के अंदर, है ना। कभी भी सीरीज में नहीं जोड़ देना है, ऐसा नहीं कि इसी के बीच में चिपका देना वोल्ट मीटर, ये लीजिए तो हो जाएगा काम वहीं पे। वोल्ट मीटर लगता है हमेशा समांतर में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिगर तो बना लोगे, कोई दिक्कत? यहाँ ए मीटर और इसके लिए ऊपर चाहे नीचे कहीं भी दिखाओ, कोई डर नहीं है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ, बस 12 ओम के लिए बस दिखाना है पैरेलल में। पैरेलल कैसे लगेगा? ऐसे समांतर, है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, फिगर हो जाएगा। अब इसने क्या बोला कि इसके पाठ्यांक क्या होंगे? रीडिंग निकालना है। देखिए दिख रहा है फिगर में कुछ? सेम है ना, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इसने क्या कहा, देखो कुल विभवांतर निकालना है, टोटल निकालोगे देखो ये है सीरीज के अंदर, ध्यान से समझिए इसने क्या बोला टोटल रीडिंग निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमको टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था सीरीज में? सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज, यही था ना, R = R1 + R2 + R3। देखिए यहाँ पे क्या किया है, श्रेणी क्रम में है इसलिए सिंपल तीनों को जोड़ दिया है, 5, 8, 12, यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना हो गया? 25 ओम का। कोई दिक्कत? कुल विभवांतर मतलब बैटरी, टोटल वोल्ट तो देखना पड़ेगा ना कितना है, तो 2 × 3 था, तो टोटल कितना हो गया? 6 वोल्ट। अब हमको क्या निकालना है? उसमें से पूछ रहा है कितना करंट, वोल्टेज या करंट निकालने के लिए बोला है उसने। तो सिंपल फॉर्मूला एक ही तो रूल है हमारा, ओम्स, मैंने बोला था इसी के पावर यूज करना है। V = IR, निकालना है I। हमारे पास V की वैल्यू है, बैटरी का पता है, R भी है, या नहीं निकाल सकते हैं? I = क्या होता है? V/R। V 6 है और R कितना है? 25, भाग दे दीजिए, 0.24 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। टफ है क्या? अब देखो ये हमने निकाला था टोटल, लेकिन इसने क्या बोला है प्रश्न में कि 12 ओम के लिए सिर्फ निकालिए। तो 12 ओम के लिए सिंपल क्या होगा? देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, ये विद्युत धारा है ही, तो ओम के नियम से क्या होता है? V = IR, है ना, ठीक है। तो I की वैल्यू हमने निकाला है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे सिर्फ कितना लेना है? 12।
तो 12 को 0.24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.88 वोल्ट उसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी। अगर सपोज करो ये 8 के लिए पूछा होता तो 8 से गुना कर लेते, अगर तीनों के लिए पूछा होता तो 25 से गुना करते, नहीं, लेकिन इसने सिर्फ किसके लिए पूछा था, 12 के लिए। यहाँ भी बच्चे गलती कर लेते हैं कभी कभी, तो क्या करते हैं, टोटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखिए इसने सिर्फ क्या बचा है, 12 वोल्ट के लिए, 12 ओम के लिए। तो अगर 12 ओम के लिए पूछ रहा है तो 12 से गुना करोगे, 8 के लिए पूछता तो 8 से करते, लेकिन 8 से पूछेगा ही नहीं क्योंकि वोल्ट मीटर तो 12 में लगाया है ना वो, तो वोल्ट मीटर तो सिर्फ 12 की ही रीडिंग दे सकता है ना, तो उसका सिंपल आंसर निकल के आ जाएगा। 3-4 बस फॉर्मूला है तुम्हारा, Q इक्वल टू NE, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू W/Q और H इक्वल टू I²RT। इसी 4 के आसपास क्वेश्चन घूमेगा आपका, है ना, बस। अब चूंकि अब ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही हैं, इसलिए अब ध्यान से समझते रहिए, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, 1 ओम 10 का पावर Q ओम, क्वेश्चन चेंज नहीं है, तथा 10 का पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। पार्श्वक्रम मतलब समांतर श्रेणी में, ठीक है। इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे, मतलब रिजल्ट पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है आपसे क्या होगा। अब देखो मैंने यहाँ बोला था कि जहाँ पैरेलल वाली कहानी आएगी वहाँ पे इन्वर्स की कहानी आएगी, वहाँ थोड़ा सा आराम से कैलकुलेशन करना है। हमको पता है कि पैरेलल में क्या होता है, 1/RS जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर। ये तो सब जानते हो आप लोग, बहुत अच्छा है। इन तीनों को उसी में जोड़ रहा है, तो सिंपल है, ये होता है वैल्यू। देखिए यहाँ पे वैल्यू उसने रख दिया है ना, 1/1 प्लस 1/10 6। तो पहले देखो अब इसने शायद 2-2 करके निकाला है, लेट वी चेक इट। ये पहले जो स्टेप था ना वो करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सिंपल ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। जो फॉर्मूला है बस उस पर क्या करिए, तीनों वैल्यू को बैठा दीजिए, 1/1 ओम, 1/10 का पावर 3 और 1/10 का पावर 6। सिंपली कैलकुलेशन क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए, है ना, 10 का पावर 6 1, ये जो वैल्यू आया उसको लेके जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 10 का पावर 6 बटा 6 प्लस 3 है, 10 का पावर 10 है ये, ठीक है। अब देखो एक वैल्यू आ रहा है 10 का पावर 6 और यहाँ पे आ रहा है 10 का पावर 10, है ना, सबको जोड़ने पे। तो मुझे बताओ ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी ना, तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा या कम होगा। अरे मैंने उससे इसको समझाया भी था कि कभी भी समांतर श्रेणी आ जाए तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है टोटल, जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लिखा है, क्योंकि पार्श्वक्रम में लगाए हुए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध उन सब में से सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। यानी कि जहां हमने समांतर श्रेणी में जोड़ा वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध और कम हो जाएगा। जो सबसे छोटा है ना 1, उससे भी छोटा है, क्योंकि पॉइंट में समथिंग ही आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो और छोटा हो गया कि नहीं हो गया। तो कभी भी आगे देखिए 2-3 ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपसे पूछेगा कि बताओ उसका रिजल्टेंट सर्किट क्या होगा, छोटा करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा करने के लिए क्या करेंगे। जब भी छोटा करने की बात करें तो दिमाग में बैठाए रहो कि हमको समांतर श्रेणी में जोड़ना है, और बड़ा करने की बात करें तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ये 2 चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम होगा सही बात, 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। ये भी पैरेलली लगाया गया है, ठीक है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह इतनी ही विद्युत प्रवाहित लेती है जितनी युक्तियां लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। पहले इसने क्या कहा कि इन 3 क्वेश्चंस में कि इन सब को कैसे जोड़ा गया है, पार्श्व क्रम में, ठीक है। अब बाद में पूछ रहा है कि उसका विद्युत स्त्री का निकालना है, विद्युत धारा प्रवाहित, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले देखो अलग अलग डिवाइस का, देखो लैंप का कितना है बेटा, 100 ओम। अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो सर ने आप लोग को बताया भी होगा, नहीं भी बताया तो मैंने आपको मैथ्स में भी एक बार कहा था कि सबसे ज़रूरी चीज़ है लिखने का तरीका। हमेशा
क्वेश्चन बनाने से पहले ये ध्यान रखिए कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, उसको लिखना ही लिखना है आपको। जैसे इसने लिखा है ना, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, और क्या ज्ञात है उसको क्वेश्चन मार्क के साथ लिख लीजिए, और तब बनाने में सॉल्व करिए। उसका कारण क्या होता है कि आपको बार बार प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, तब आपका सीधा दिमाग फॉर्मूला पे स्ट्राइक करेगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाओगे 10 बार, है ना। तो सबका प्रतिरोध देखो उसने लिख लिया, है ना, जितने प्रतिरोध दिए हुए थे। अब ये क्या कर रहा है, पार्शियल क्रम में लगा रहे हैं। तो पार्शियल क्रम पे लगाने पे क्या करते हैं, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, इसको जोड़ के यहाँ पे तीनों का वैल्यू निकालने के बाद कैलकुलेशन किया होगा उसने। बस मैं समझा दे रहा हूँ कैसे किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 1/r की वैल्यू आ गई 16/500। कैसे आई होगी, समझ में आ गया। तीनों को जोड़ दिया गया, किस तीनों को, 1/100, 1/50 और 1/500। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको करिएगा खुद से। तो क्या आ गया, 16/500। ये और भी कट सकता है, काटिएगा तो। अब देखो पहली गलती क्या होता है, बच्चा 16/500 आता है, ये आता है 1/r का वैल्यू, है ना। मैं खुद भी ये कई बार कर चुका हूँ इस गलती को, जब पढ़ता था। हम लोग क्या करते हैं, यही डायरेक्ट आंसर में निकाल लेते हैं, जबकि आंसर क्या है, आर होगा ना, तो हमको क्या करना है, यहीं पे इसका रेसिप्रोकल कर देना है। ये 1/r का वैल्यू है ना, और हमको आंसर में क्या निकालना है, आर। तो हम क्या करेंगे, आर, ये उल्टा हो जाएगा ना, 500/16। अगर आप 16/500 छोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा आपका गड़बड़, नहीं, ये पूरा छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे आंसर क्या है, 31.25 हो, जबकि 16/500 आता था 1/31.25 आ गया होता। तो कितना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा ना। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है। पैरेलल में जब आप बना लोगे, उसके बाद उसको उल्टा कर देना है आंसर को, ठीक। अब इसने क्या बोला कि टोटल वोल्टेज निकालने के लिए, तो फिर से क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। V = क्या होता है, IR। यहाँ से I निकल जाएगा आराम से। I क्या होगा, V/R। तो 7.04 एम्पियर का करंट हो गया, ठीक। अब देखो विद्युत स्त्री का प्रतिरोध कितना आया है, 31.25, और इसमें 7.04 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यही दो चीज पूछा था कि सिर्फ टोस्टर का बताओ। जिसका पूछा गया है ये टोटल का इसने निकाल लिया है, ठीक है, और जितना करंट है उतने करंट से डिवाइड कर दो, वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, जो मैंने आपसे पूछा था कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के फायदे क्या होते हैं। सवाल क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने का स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के लाभ क्या है। क्या क्या लाभ बताया गया था, एक तो सर्किट कटेगा नहीं, श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा, अगर एक खराब हुआ तो सारा सर्किट खराब हो जाएगा, ठीक है, जबकि पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई खराबी होगा तो बाकी सर्किट चालू रहेगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, वोल्टेज ड्रॉप आउट, यानी कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि पार्श्व क्रम में बहुत कम होता है, वोल्टेज लॉस ज़्यादा नहीं होता। ये मेजर दो डिफरेंस होता है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या लिखा है, प्रत्येक युक्ति के लिए विभवांतर समान होगी तथा युक्तियां अपने प्रतिरोध के अनुसार धारा ग्रहण कर सकती है, मतलब लॉस नहीं होगा प्रतिरोध की वैल्यू में, है ना। पार्श्व क्रम में प्रत्येक युक्ति के लिए अलग अलग ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं। अब स्विच में तो क्या सब एक ही से जुड़ा होगा ना, तो एक ही स्विच लगाना पड़ेगा, ऑन तो ऑन, ऑफ तो पूरा ऑफ। जबकि यहाँ पे क्या है, सबके लिए अलग अलग स्विच बोर्ड हम सबने लगाया हुआ है, कंट्रोल कर सकते हैं हम अलग अलग। पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ हमें पता है ना। तो इसको अपने हिसाब से लिखिए, इसमें इसका लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने 2-3 पॉइंट पढ़ाया हुआ था अपने भाषा में इसको लिख देना है इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या लिखा है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध। देखिए नाम लेते क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान से। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है उसको छोड़िए, 3 वैल्यू दिया है, 2, 3, 6। पहला वैल्यू देखिए क्या बोल रहा है, 4 ओम, और दूसरा क्या कर रहा है, 1 ओम। अब ये क्वेश्चन पढ़ते आपके दिमाग में कई सारे आंसर्स आने चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर, मैंने अभी जस्ट बोला था ना कि अगर दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर हमको रेजिस्टेंस करंट कम करना हो तो क्या करेंगे, पार्श्व क्रम, समांतर श्रेणी, और अगर बढ़ाना हो तो। अब यहाँ पे सवाल देखिए,
क्वेश्चन में 3 वैल्यू है, 2, 3, 6। पहला वैल्यू देखिए क्या है, 4। 3 और 6 के बीच की वैल्यू है ना। हमें आंसर नहीं पता, अभी हमें नहीं पता कि हम कौन सा कनेक्शन करने जाए। हमको ये आपसे पूछ रहा है कि कनेक्शन करके बताओ कि पैरेलल होगा कि सीरीज होगा, कैसे जोड़ोगे, इसका आंसर बताओ। बट थोड़ा सा सोचने की शक्ति डेवलप करिए। और तीसरा आंसर क्या है, 1 ओम। तो देखो 1 ओम सबसे छोटा है ना, इनसे भी छोटा है ना, तो 1 ओम देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया सीरीज तो हो ही नहीं सकता। पॉसिबल है क्या? अगर सीरीज का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि 2 ओम, 3 और 6 ओम को जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा ना। सबसे छोटा है 2 और उससे भी छोटा है 1, तो वो तो कंफर्म है कि पास प्रोग्राम होगा। लेकिन 4 वाले में गाड़ी गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि 4 में देखो अगर 6 ओम से ज़्यादा होता तब समझ में आता है कि ये सीरीज में है, क्योंकि तीनों जुड़ जाता है ना। लेकिन ये तो 4 है, 3 और 6 के बीच में। इसका मतलब ये एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें को कम भी किया गया है और ज़्यादा भी किया गया, मतलब एक ही सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों का प्रयोग किया गया होगा, तभी ये संभव हो सकता है। नहीं तो और कोई उपाय है? देखो अगर सीरीज होता तो 2, 3, 5 और 6 11 हो जाता ना। और ये कितना है, 4। 6 से छोटा, तो 6 से छोटा और 3 से बड़ा, मतलब सीरीज तो है ही लेकिन साथ में पैरेलल भी है। अब आपके सामने 3 है, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि किसको सीरीज में जोड़ना और किसको पैरेलल में जोड़ना। अब 3 है तो इसका मतलब क्या है कि कोई 2 सीरीज में होगा और फिर उसको एक पैरेलल में जोड़ा गया होगा, तभी ना आंसर आएगा। तो किसको किसको जोड़ा जाएगा, अब ये कैसे पता करेंगे? अगर मान लीजिए एग्जाम में ये नहीं समझ में आता तो ट्राई करके देख लीजिए। रफली 3 ही वैल्यू है ना, 2 मिनट लग जाएगा और क्या हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तब तो एक ही बार में कर लोगे, नहीं होगा तो 2 बार में होगा। अब जैसे सोच के देखो, अगर 2 मिनट के लिए, मैं बस सोचने के लिए बता रहा हूँ आपके नज़रिए से, कि अगर मान लो दो के चलो मैं इस दोनों का पहले सीरीज में जोड़ लेता हूँ, ट्राई आउट क्या होता है। तो 2 और 3 कितना होगा, 5। और 5 और 6 को अगर पैरेलल करेंगे तो 1/5 और 1/6 तो ऐसे ही कटने वाला नहीं है, ये कटेगा क्या, ये 4 कभी आएगा, तो ये तो ऐसे ही फेल हो गया नहीं। तो बचा क्या, 6 और 3। देखो उसको में भी 9 ऑड नंबर आ रहा है, ऑड के साथ वो कटेगा 9 और 2, ऐसे भी मतलब देखो अपने आप दिमाग काम करेगा ना वहाँ पे। तो बचा क्या, ये, ठीक है। अच्छा करके देखो, कहीं पता चला उसके साथ गड़बड़ ना हो जाए। तो अगर 2 और 6 को जोड़ो तो क्या होगा, 8। और 1/8 और 1/3 करोगे तो भी आंसर आएगा क्या? तो किसके साथ किसको जोड़ा गया होगा? तब एक और कॉम्बिनेशन बच रहा है 3 और 6 का, बच रहा है ना। तो देखिए हो सकता है पहले पैरेलल बनाएगा फिर सीरीज जोड़ा गया होगा, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है ना। सारी पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1/3 और 1/6 करे तो क्या आएगा, 6, 3 2 जा 6, 2 और 6 1 जा 6, 3/6 उल्टा कर लीजिए, 6/3 कितना आ गया, 2। और 2 है ही, तो 2 और 2 कितना होता है, 4। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब 3 और 6 वाले को पैरेलल में जोड़ा गया और फिर जो रिजल्टेंट आउटपुट आया उसको 2 ओम के साथ सीरीज में जोड़ा गया, है ना। ये कहानी थी। देखिए कहानी यहाँ पे, देखिए इसने फिगर नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग फिगर जरूर बनाएंगे। बिना फिगर के आंसर समझ में नहीं आएगा। ये सब आलसी सब होता है जो पीडीएफ बनाते हैं, समझ रहे हैं, आधा में काम निपटा देते हैं, उसको बोर्ड थोड़ी ना देना है, बोर्ड आपको देना है। कैसे फिगर बनाओगे, देखिए यहाँ पे वाइट पूरा बनाने की जरूरत नहीं है हमको। क्या किया हमने, 3 ओम और 6 ओम, इनको हमने जोड़ दिया क्या, पैरेलल। यहाँ पे लिख दीजिए 3 ओम और ये 6 ओम, और यहाँ से एक और बना दीजिए 2 ओम, काम खत्म। 3 और 6 पैरेलल सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 ओम, और ये 2 ओम इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना आ गया, 4 ओम। ये आपका आउटपुट आंसर होगा। इस टाइप से फिगर बनाना है आपको, एक 3 ओम 6 ओम और फिर इसके साथ एक सीधा लाइन करके 2, ये दोनों पैरेलल और ये सीरीज। कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? अब देखो ये वैल्यू बोर्ड में 100% चेंज करके देगा, सेम नहीं देगा आपको, लेकिन सोचने का तरीका इसी तरह से सोचना है। वैल्यू छोटी है कि बड़ी है पहले डिसाइड कर लो ताकि समय कम बर्बाद हो। अब 10 बार बनाओगे सर्किट तो टाइम जाएगा ना आपका, तो पहले से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हमको पैरेलल बनाना है कि सीरीज बनाना है।
ये क्लियर है बेटा? अब देखो दूसरा, इसमें दो सवाल पूछ लिया था। एक क्या है, 1 ओम। अब मुझे बताओ 1 ओम बहुत छोटी वैल्यू है ना? देखो यहाँ पे दोनों का आंसर दिया भी है आगे। है अभी मैंने ये बताया था आपको करके, ये वाला आंसर है ये जो मैंने अभी करके दिखाया था। दूसरा देखिए, आपको ऐसे ही दिख रहा था कि वैल्यू छोटी है, ठीक है, ये 4 ओम आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वाले का आंसर समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए वैल्यू बहुत कम थी, तो एक चीज तो पहले ही दिमाग में क्लियर है कि कैसा होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे तीनों को समांतर में जोड़ दिया गया, 1 ओम आंसर आ जाएगा। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा ही आपको दिख रहा है 1 ओम है। कहीं अगर लास्ट सबसे छोटी वैल्यू से भी अगर छोटी वैल्यू है तो बिना सोचे समझे समांतर श्रेणी में जोड़ दीजिए उसको, आंसर आना ही आना है ना। आंसर कब फंसेगा, जब बीच का वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे 4 वाले में दिक्कत क्या आ गया कि 2 3 6 ना 6 से बड़ा था और ना 2 से छोटा था, तो वहाँ कहानी दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ फिर दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन या तो अगर बहुत बड़ा है, 6 से बड़ा है, और या 2 से छोटा है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू से छोटा है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप डायरेक्ट श्रेणी और समांतर कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से सोचना है आपको। अगला सवाल देखिए क्या है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें। फिर वही क्वेश्चन है कि संयोजन से अधिकतम तापमान कब होगा, श्रेणी में जोड़ दो। कोई दिक्कत है इस सवाल में? इसमें चारों को श्रेणी में जोड़ दो तो क्या मिलेगा, अधिकतम। 4, 8, 12 और 24 जोड़ेंगे तभी ना अधिकतम आएगा। तो इसको क्या बना देना, सीरीज में, और कम मतलब पैरेलल। निम्नतम प्रतिरोध कब प्राप्त होगा, जब चारों को पैरेलली जोड़ोगे। पैरेलली कैसे जोड़ोगे, देखो ऐसे 1, 2, 3 और 4, और सबका पॉइंट एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो न्यूनतम मिलेगा, है ना। सीरीज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, चारों को एक लाइन में जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रहा है? आंसर दिया भी होगा, देखिए यहाँ पे ये निकाल के बताया है आपको कि कब आएगा, और साथ में आप फिगर बना दीजिए, पैरेलल कर दीजिए, सीरीज जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए चारों को सीरीज में जोड़ दिया, पैरेलल जोड़ दिया गया है, और उसके ऊपर को सीरीज में जोड़ दिया गया है। फिगर साथ में बनाएंगे आप लोग, जैसे हम लोगों ने बनाया है। सीरीज वाले में फिगर कैसे बनाओगे, 1, 2, 3 और 4। भाई अब पूरा मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट समझ जाता है कि आप बैटरी तो लगती ही है, आप इतना भी करके छोड़ सकते हो, है ना। बस वैल्यू लिख देना है, तो ये आपका सीरीज में हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए पैरेलल, जिसमें अभी बताया था, उसको जोड़ दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापमान अवयव उत्पन्न हो जाता है। ये उत्पन्न क्या होता है, उत्पन्न मतलब शायद अधिक गर्म नहीं होता है, इसका मतलब अधिक गर्म नहीं है ना, हो सकता है। उत्पन्न का मतलब मे भी ज़्यादा हीट नहीं होने के बारे में पूछ रहा है कि किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों ज़्यादा गर्म नहीं होती जबकि उसका तापमान हो जाता है। देखिए यहाँ पे सवाल मैं आप समझाता हूँ आसान भाषा में क्या पूछा है कि किसी भी जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसका जो डोरी मतलब स्टार्टअप जो वायरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता, जबकि हीटर के वायर्स हीट हो जाते हैं। तो देखो हीटर का वायर्स क्या है, एक तो नाइक्रोम का बना होता है, बहुत पतला होता है, ऊपर से उसका कंडक्शन बढ़ाते हैं तो क्या होगा ज़्यादा। लेकिन स्टार्टिंग जो एलिमेंट्स जो देखोगे जो 2 वायर आता है उसमें मोटा कॉपर वायर लगाया जाता है। आप लोगों ने हीटर कभी देखा है ढंग से, तो देखिएगा उसमें 1-2 जो प्लग लगा होता है उसमें मोटा तार लगाया जाता है इनपुट के लिए, और बाद में जाकर उसको किया जाता है। तो मोटा क्यों लगाया जाता है, ताकि जल्दी पिघले नहीं। जब उस पर लोड पड़ेगा तो गर्म होगा ना, और गर्म होगा तो क्या गलनांक उसका बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, तो क्या वो टूट के नहीं गिर जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे क्या लगाता है, मोटा तार। देखिए एक सवाल पूछा जाता है इलेक्ट्रिक में कि जब आप फ्यूज बांधते हैं
अब तो हालांकि फ्यूज की जगह पे एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो फ्यूज वाले होते थे ना, उसमें देखिएगा वो इस टाइप का कुछ बना होता था। एक ऐसा फ्यूज होता था और इसके अंदर एक लोहा का लगा होता है और यहाँ पे एक वायर लगा होता है ना, 2 टर्मिनल होता है, वहाँ पे एक मोटा वायर बांधा जाता है। इस टाइप का फ्यूज होता है, आज भी कहीं कहीं मिल जाएगा घरों में आपको, और उसको ऐसे अंदर लगाते हैं। तो ये जो वायर होता था, ये मोटा लगाया जाता है कि पतला लगाया जाता है, ये सवाल पूछा जाता है। तो क्या होता है ना, कभी कभी घर में लोग मोटा वायर लगा देते हैं। इसका काम क्या होता है फ्यूज का? इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना। क्योंकि लोग फ्यूज क्यों लगाते हैं? एमसीबी की जगह पे। पहले एमसीबी आज लगाया गया, जैसे मान लो आपके घर में कभी कोई वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है, अधिक हीट आ गया, तो पहले कहाँ जाएगा वो? फ्यूज में, है ना, और फ्यूज टूट जाएगा गर्म होके। तो क्या होगा? आपके घर का सर्किट खराब नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लो करंट पूरे घर में आ गया तो आपका जितना चीज़ जल रहा होगा सब जला देगा वो, टीवी, हीटर, फीटर सब ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए क्या लगाता था? फ्यूज। अब सोचो अगर हम फ्यूज के वायर को ही मोटा बांध देंगे तो वो टूटेगा, वो तो सारा वोल्टेज पास कर देगा ना, क्योंकि उतना उसका गलनाक उतना मोटा बांध दिया कि टूटे भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा सवाल है कि हम लोग हीटर में लगा रहे हैं। आप सोचो हीटर में पतला वायर दे देंगे तो थोड़ा सा हीट पड़ेगा, टूट जाएगा। तो हमको वो नहीं चाहिए ना, हमको तो हीटर को चलाना है लोड पे अधिक गर्म करने के लिए, इसलिए वहाँ पे मोटा कॉपर वायर लगाया जाता है। तो वही चीज़ इसने पूछा है कि उसके डोरी, मतलब वो जो मोटा वायर है, उसका तापमान उसके तुलना में अधिक होगा, वो टूटेगा नहीं, ब्रेकआउट नहीं होगा। ठीक है, बस यही होगा। गर्म होकर उत्पन्न हो जाता था, डोरी उत्पन्न नहीं होती क्योंकि वो अधिक गर्म नहीं होती, मोटा वायर होने का। जितना मोटा होगा उतना कम हीट होगा। कम हीट क्यों होगा? उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या है? H=I²RT। वहाँ से डिस्टेंस और टाइम का फैक्टर निकाल सकते हो आप लोग। कैलकुलेशन नहीं पूछा है, करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा निकालिए। अगेन सेम फॉर्मूला, हम बात अभी कर ही रहे थे ना, H=I²RT या VIT या VYP, किसी का भी यूज करना पड़ सकता है। यहाँ वैल्यू क्या देखिए, टिकट टाइम दिया हुआ है ना, 50 वाट विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, V की वैल्यू पता है, ठीक है, कूलम Q पर आता है, आवेश पूछ रहा है ना, Q की वैल्यू है। इस फॉर्मूला में Q कहीं नहीं है, तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला बदलना पड़ेगा, V/Q, T/U, कुछ भी करना पड़ सकता है। तो देखिए वही चीज़ है, बस फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है हमको। प्रतिरोध कितना दिया? 100 ओम। टोस्टर ये कहाँ से आ गया? गलत आंसर दे दिया यहाँ पे लग रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए, अच्छा इसी टाइप का सवाल था ये, है ना, मैं ये भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे H = एक फॉर्मूला था I²RT, एक है हमारा VIT, और जहाँ पे Q पता हो तो वहाँ पे I = रिलेशन है ना हमारा, VI = IR, Q = IIT। इस रिलेशन का यूज करके यहाँ पे हम Q की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। ओवरऑल देखिए 2-3 फॉर्मूला जो है, V = QIT है, Q = VIT है, उन सब फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे वैल्यू बस निकाल देना है। फॉर्मूला हमारे सामने H के सामने हमने 3 रिलेशन पढ़ा था ना, उन 3 में से जो रिलेशन पूछे आपको यूज कर लेना है, या तो I²RT या VIT, या V = क्या होता है? W/Q, है ना। मान लो यहाँ पे V पता है ना, तो V = तुमको पता है ना W/Q होता है। उस क्वेश्चन में W भी था और Q भी था, तो यहाँ से V नहीं निकल जाएगा? अब V निकल जाएगा तो I दिया हुआ, टाइम दिया हुआ था, नहीं निकालोगे आराम से। पहले ये लगा लेना है, V = W/Q लगाना है, यहाँ से क्या निकलेगा? V, और जब V पता चल जाएगा तो ये फॉर्मूला लगा देना है, VIT, वो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। सेम वही क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पूछ रहा है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया था? पावर वाला फॉर्मूला हमने किया था ना, P = VI या P = I²R। बस ये फॉर्मूला लगाइए। पूछ रहा है किस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो I²R से निकालते हैं। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है, खुद से भी आप कर लोगे। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। इन टुकड़ों को फिर पार्शियल क्रम में संयोजित कर देते हैं। ध्यान से सुनिए क्या बोला है कि एक कोई प्रतिरोध है R वैल्यू दिया है, उसने वैल्यू नहीं दिया है, मान लिया कि R वैल्यू है, ठीक है, 2 ओम 4 ओम के मतलब उसने सिंपल क्या दिया R।
अब ये कह रहा है कि R को 5 टुकड़ों में तोड़ा। सपोज करो ये एक R है पूरा, इसको 5 अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 5वां ये मान लो, चलो 5000 लग जाते हैं, ठीक है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देता है, पैरेलली लगा दिया गया। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बाई R डैश का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू दी है, ये है ऑब्जेक्टिव लेकिन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 टुकड़ों में बांटा, ठीक है, तो 5 टुकड़े का मतलब क्या हो गया 1/5 या R/5, R होगा तो R/5 होगा ना, ठीक है। और फिर ये कह रहा है R बाई R डैश का वैल्यू, तो R डैश क्या है, पार्श्व क्रम में संयोजित करना। तो पार्श्व क्रम में क्या होगा, 1/R को ही तो 5 बार किया गया है, इसी को तो 5 टाइम किया गया होगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, अगर 1/R का 5 बार निकालोगे तो नीचे क्या होगा R और ये क्या होगा 5/R आएगा ना, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो आया 5 करके, ठीक है, क्योंकि एक टुकड़ा का 5वां टुकड़ा, तो R/5 या R/5 का पार्श्व क्रम में संयोजित करना है ना, तो R/5 को 5 बार कर दिया इसने, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो R/5 को करोगे तो क्या आएगा 25/R, तो 1/R डैश कितना है 25/R, और R कितना है जब श्रेणी क्रम होंगे तो 25R, 5 करके जुड़ेगा ना, ठीक है। तो बस अब इसको डिवाइड कर दिया है R/R डैश, तो कितना आएगा सिंपल 25। क्यों 25 आया, बात समझ में आया क्या। पहले क्या कहा इसने, ध्यान से सुनिए, एक टुकड़े को 5 हिस्सों में, तो एक टुकड़े का 5 हिस्सा क्या होता है 1/5, यहाँ R दिया था क्या होगा R/5, उसको 5 बार जो उसने लिखा था तो 25/R, और उसके बाद बोला R की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल जो होगा वही ना होगा, 25 है, उसे डिवाइड कर दिया यानी कि 25 टाइम, इसका अनुपात हो गया 25/1 अनुपात होगा, तो सिंपल 25 लिखोगे तो भी चलेगा, 25 लिखिए या 25/1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चंस कुछ भी अलग नहीं है। अब इसके बाद सब ऑब्जेक्टिव ही है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत प्रवेग और विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, I² R I² VY/R²। तो ये I² कोई फॉर्मूला था क्या हमारे पास, था क्या, I² R है ना, R² तो रेजिस्टेंस को ही बढ़ा दिया है, तो ये गलत है आपका, ये तो ऐसे भी कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं। V²/R पढ़े ही हैं, VI पढ़े ही हैं, ये पढ़े ही हैं, बस ये फॉर्मूला हमको नहीं पता है, जो नहीं पता है वो गलत है, मान लो। इस पर ज़्यादा स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, पूछेगा थोड़ी नहीं है, मतलब स्पष्टीकरण नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। किसी विद्युत बल का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, जबकि इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति पावर निकालना है। पावर इक्वल टू क्या होता है VI या VYT, उसे फॉर्मूला लगाइए, कैपेसिटी दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, पावर में सब निकला हुआ है, बस फॉर्मूला लगा दीजिए, वोल्ट पर डिवाइड करिए। तो यहाँ पे दिया है V²/R या VIT भी निकाल के ये वैल्यू निकाल देना है, सब फॉर्मूला पे। अब ये इसमें ऑब्जेक्टिव है, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग अलग से सेशन करेंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स कराना था मैंने आपको करा दिया है, रहा ऑब्जेक्टिव में उसको देख लीजिएगा, और जब ये सारा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव, चूँकि आपका 50 पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव मेरे से जितना हो पाएगा मैं एक जगह कलेक्ट करके एक साथ ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, 2-3 दिन लगातार, कम से कम 1-2 हज़ार एक्टिविटी जरूर करेंगे हम लोग, ताकि वहाँ से बाहर से कोई सवाल ना है ना। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।